हेलो दोस्तों, आज हम डॉलर ईआरपी का बेसिक डेमो देखेंगे कि डॉलर ईआरपी को कैसे चलाया जाता है। डॉलर ईआरपी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप अकाउंटिंग के साथ साथ बिलिंग भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं। आज हम एक बेसिक लेवल का डेमो देखेंगे कि डॉलर को बेसिक लेवल पे कैसे यूज़ किया जाता है। जब आप डॉलर को चलाते हैं तो उसके बाद एक मैसेज आता है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस फाउंड, डेमो मोड है तो ए वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड। ओके करने के बाद ये मेन्यू आ जाता है। इस मेन्यू में 5-6 ऑप्शन है, कंपनी ओपन, क्रिएट, बैकअप एंड रीस्टोर। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी डॉलर में बनी हुई है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, और अगर आपकी कंपनी डॉलर में नहीं बनी हुई है तो आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि कंपनी का क्या नाम हमने रखना है। जैसे हम एक डेमो कंपनी के नाम से बना लेते हैं। हमने डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रख लिया। यहाँ पर साथ में ही जीएसटीएन वैलिडेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो इस पर क्लिक करके जीएसटी नंबर को डाल सकते हैं, और जो जीएसटी नंबर आप डालेंगे उससे ये गवर्नमेंट पोर्टल से सारी इन्फॉर्मेशन उठाकर ले आएगा और उससे डायरेक्टली भी कंपनी को क्रिएट कर सकता है। फिलहाल हम लोगों ने कंपनी क्रिएट कर ली, डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और इसका शॉर्ट नेम DCPL अपने आप बन जाता है। नॉर्मली ये शॉर्ट नेम यूज़ होता है एसएमएस भेजते हुए या व्हाट्सएप भेजते हुए। आगे आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और स्टेट के फील्ड में हमें स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। आप जहाँ से अपनी बुक्स को शुरू करना चाहते हैं वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो जैसे 1/4 से शुरू हो रहा है, पर हम अपना बिजनेस मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शुरू करते हैं, तो हमारे पास बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के लिए जो डेट होती है हम वहाँ वो डालेंगे जहाँ से हमारी बुक्स शुरू कर रहे हैं, जहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में हम फाइनेंशियल ईयर की डेट और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दोनों डेट सेम रख लेते हैं। एड्रेस के अंदर हम अपनी कंपनी का एड्रेस डाल देंगे। इसमें 4 लाइन्स दी हुई हैं, आप चारों लाइन्स को यूज़ कर सकते हो। पैन के अंदर आप अपनी कंपनी का पैन नंबर, CIN नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सारा डाटा आप डाल सकते हैं। इसके बाद GST या वैट है। अगर आप GST वैट को एप्लीकेबल करना चाहते हैं, आपकी कंट्री में GST लगा हुआ है या वैट लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको एडिशनल सेस इसके ऊपर ज़रूरत है या नहीं है, येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद अपना GST नंबर यहाँ डाल सकते हैं। ये रेगुलर है या कंपोजिशन में है, उस तरह से डाल सकते हैं। GST नंबर में अगर कोई गलती होगी तो ये आपको वार्निंग देगा। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करते ही ये TDS और TCS की इंफॉर्मेशन पूछेगा कि जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस पर TDS की रिपोर्टिंग चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। सेम TCS के लिए अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप यस कर सकते हैं, नो तो नो कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब में वो करेंसी की इंफॉर्मेशन पूछेगा। नॉर्मली जिस कंट्री को आप सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर लेता है। फिलहाल क्योंकि हमने इंडिया सेलेक्ट किया तो रुपीज़ के अकॉर्डिंगली इसमें डिफ़ॉल्ट ये डिटेल्स आ चुकी है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये कर्सर जो है इसका फोकस चला गया यूज़र वाइज सिक्योरिटी कंट्रोल पर। कई लोग अपने सॉफ्टवेयर में किसी तरह का कोई पासवर्ड वगैरह मेंटेन नहीं करना चाहते, तो आप उसके इसमें नो कर देंगे। डिफ़ॉल्ट ये यस रहता है क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका जो सॉफ्टवेयर हो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, तो हम इसको यस कर सकते हैं। कॉपी डाटाबेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंपनी तब होता है अगर आप किसी और कंपनी से इसके डाटाबेस को कॉपी करना चाहें, मास्टर्स को कॉपी करना चाहें। फिलहाल हम इसको नो करते हुए सेव कर देते हैं। ये कंपनी क्रिएट कर रहा है। इतनी देर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें यूज़र्स होते हैं वो 3 तरह के यूज़र्स होते हैं। एक तो होता है सुपर यूज़र, जो मेन यूज़र होता है जिसके पास फुल पावर होती है। एक होता है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल सुपर यूज़र मैनेजर्स को क्रिएट कर सकता है अपने अंडर, और मैनेजर लेवल से नीचे जो होता है वो यूज़र लेवल। यूज़र जो होते हैं वो यूज़र अपने हिसाब से काम करते हैं, और मैनेजर जो होते हैं वो अपने नीचे यूज़र बना सकते हैं, यूज़र की पावर्स को चेंज कर सकते हैं। मैनेजर्स उतना ही काम कर पाएंगे जितना सुपर यूज़र उनको अलाउ करता है। डिफ्रेंशिएट करने का कारण ये है कि बहुत बार जो सुपर यूज़र होते हैं वो कंपनी ऑनर्स होते हैं, जो उतना जो हर बार अपना सुपर यूज़र शेयर नहीं करना चाहते छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो हमने डॉलर के अंदर ये प्रोविजन कर दिया कि आप अपने नीचे एक मैनेजर लेवल का पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, और उस मैनेजर को आप जो पावर देंगे वो अपने अंडर उतने ही यूज़र बना सकता है, उसी हिसाब से पावर्स को डिफाइन कर सकता है। फिलहाल हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है
और हमने यहाँ पर एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंटेन कर लिया है। यहाँ पर जो हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड मेंटेन करते हैं उसको हम सुपर यूज़र कहते हैं। आप फर्दर जो यूज़र्स बनाना चाहें तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोविज़न दिया हुआ है। आप इस यूज़र नेम और पासवर्ड को बाद में कभी भी चेंज भी कर सकते हो। सेव करने पर ये हमारा सुपर यूज़र सेव हो गया और हमारी कंपनी बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है और यूज़ के लिए रेडी है। अब जो हमारे सामने सॉफ्टवेयर खुला है इसके अंदर ये ऊपर हमारा मेन्यू है जिसके अंदर सबसे पहले कंपनी, मास्टर, ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट्स, इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस है। पर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेनली जो यूज़ होते हैं वो 3 ऑप्शन यूज़ होते हैं, मास्टर, ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट्स। मास्टर्स में हम अपने मास्टर्स बनाते हैं जैसे पार्टीज के नाम, आइटम्स के नाम, लोकेशंस वगैरह। और ट्रांजेक्शन में हम एंट्रीज करते हैं, वॉचर एंट्रीज जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल। और रिपोर्ट्स में हम रिपोर्ट्स देखते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स है। मास्टर क्रिएट कीजिए, ट्रांजेक्शन क्रिएट कीजिए और रिपोर्ट चेक कीजिए। मास्टर जो क्रिएट होते हैं वो वन टाइम क्रिएट होते हैं और ट्रांजेक्शन जो होती है वो रिपीटेटिव होती है डेली बेसिस पे। जैसे सेल है बार बार बन सकती है, पर पार्टी का जो मास्टर क्रिएट होगा वो वन टाइम क्रिएट होगा। इसी तरह से परचेज है वो मल्टीपल टाइम हो सकती है ट्रांजेक्शन, पर जो उसका आइटम्स वगैरह बनेंगी वो वन टाइम ही बनेंगी। नॉर्मली आप ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हुए भी मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट भी होता है। पर फिलहाल हम लोग शुरू से मास्टर से चलते हैं। जैसे सबसे पहला मास्टर है अकाउंट। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि अकाउंट को ऐड करना है, मॉडिफाई करना है या लिस्ट देखना है। अगर हम अकाउंट को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ये स्क्रीन खुलती है। अगर मान लीजिए कोई भी अकाउंट हम बनाना चाहते हैं तो ABC कंपनी के नाम से हमने बना दिया। यहाँ पर 50 कैरेक्टर हमने नेम के लिए दे रखे हैं। आप 50 कैरेक्टर तक का कोई भी नाम दे सकते हैं। और इलियास में हम उस कंपनी का अगर कोई शॉर्ट कोड या कोई शॉर्ट नेम मेंटेन करना चाहे तो वो मेंटेन कर सकते हैं। प्रिंट नेम में उसका प्रिंटिंग नेम मेंटेन किया जा सकता है। प्रिंटिंग नेम जो है वो 100 कैरेक्टर तक का हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी का जो नाम है काफ़ी बड़ा है, तो नॉर्मली हमें रिपोर्टिंग में या प्रिंटिंग में कहीं पे अगर बड़ा नाम चाहिए होगा तो प्रिंट नेम जो है आप इसको प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद ग्रुपिंग आ जाती है कि बैलेंस शीट के हिसाब से ये अकाउंट जो हमने क्रिएट किया किस हेड में जाना है। अगर ये हमारा कस्टमर है तो सन्ड्री डेटर्स में जाएगा। अगर ये हमारा सप्लायर या वेंडर है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। इसी तरह से कोई हमारा अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है, कोई अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस हो सकता है, कोई अकाउंट हमारा इनकम हो सकता है। तो ये डिफरेंट बैलेंस शीट के और ट्रेडिंग अकाउंट के और प्रॉफिट एंड लॉस के हेड बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं। इसमें से आप अपना पार्टी का सेलेक्ट कर सकते हो या जो अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो वो किस हेड में जाएगा उससे टैग कर सकते हो। जैसे ही हमने सन्ड्री डेटर टैग किया तो ये बैलेंस शीट की करंट असेट्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स के तौर पे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे ये पूछ रहा है बिल बाय बिल मेंटेन करना है या नहीं। बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को कोई बिल किया और उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट आई, आप ऐसे बिल बाय बिल एडजस्टमेंट करके चलना चाहें तो आप बिल बाय बिल को यस करेंगे। अगर आप मेंटेन करना चाहें कि क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पर क्रेडिट डेज का ऑप्शन पूछ रहा है। सेल्स और परचेज के लिए डिफरेंट क्रेडिट डेज होते हैं। अगर ये आपका कस्टमर है और आप इसको 15 दिन का उधार देना चाहें या 30 दिन का उधार देना चाहें तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डेज यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। इसके हिसाब से वॉचर में वो ड्यू डेट क्रिएट कर लेगा। और अगर वॉचर क्रिएट करते हुए आप उसको चेंज करना चाहें तो वो भी ऑप्शन उसमें आ जाता है, जो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। जैसे 30 क्रेडिट डेज बन चुके हैं और अगर इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो भी मेंशन कर सकते हैं। आगे इसका एड्रेस आ जाएगा, सिटी, स्टेट, कंट्री, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होती है। आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना चाहें डाल सकते हैं। शिपिंग एड्रेस के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है हमने, आप इसकी शिपिंग डिटेल्स डाल सकते हो। ट्रांसपोर्ट डिटेल अगर आप रीडिफाइन करना चाहें तो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। स्टेशन ऑफ डिलीवरी, पिन कोड, ये सब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ये अलग अलग टैब्स बनी हुई है। जैसे फर्स्ट टैब एड्रेस इन्फॉर्मेशन की थी जिसके अंदर हम पार्टी का एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। अगली जो टैब है वो स्टैचुटरी और लीगल इन्फॉर्मेशन की टैब है जिसके अंदर हम लोग उसकी लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे कि GST नंबर, पैन नंबर, वो सब डिटेल डालेंगे। पार्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर क्या है, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। और आधार नंबर उसका आप डालना चाहें, IT पैन नंबर डालना चाहें, वार्ड डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब आ जाती है एडवांस फीचर्स की। यहाँ पर वही फीचर ऑन होते हैं जो हम कॉन्फ़िगरेशन में ऑन करते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के फीचर्स होते हैं जिनको अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा,
पर अगले वीडियोस में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्योंकि हम एक बेसिक लेवल का डेमो दे रहे हैं तो इसमें हम एडवांस फीचर्स की बात नहीं करेंगे। अभी ये सब फीचर बंद पड़े हुए हैं, जैसे जैसे हम इसको कॉन्फ़िगरेशन में ऑन करते जाएंगे तो यहाँ पे फीचर ऑन होते जाएंगे। उसके अलावा आगे बैंक इन्फॉर्मेशन की टैब है, जहाँ पर आप पार्टी का बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे HDFC बैंक लिमिटेड मान लीजिए उसका अकाउंट है, बैंक का नाम है और उसका कोई भी अकाउंट है, इस तरह से आप उनका अकाउंट बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, IFSC कोड दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पार्टी से रिलेटेड आप कुछ नोट्स मेंटेन करना चाहें या ऑप्शनल फील्ड मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, ये डिफरेंट तरह की टैब्स होती है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में ऑन करेंगे तो ये ऑन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम एक टैब से दूसरी टैब पे जाना चाहें तो नेक्स्ट पे जाने के लिए F2 यूज़ होता है और बैक पे जाने के लिए F1 यूज़ होता है। इस अकाउंट को डायरेक्टली सेव करना चाहें तो ऑल्ट एस से सेव कर सकते हैं। जैसे हमने सेव किया तो हमें वो दिखा रहा है कि आप हमने 15,000 रुपये इससे लेने का बताया था और बिल डिटेल को हमने यस किया था। तो ये पूछ रहा है कि किस रेफरेंस की बिल पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसे रेफरेंस नंबर 101 नंबर हमारा कोई बिल था, मान लीजिए वो 15/2/2023 का बिल था और उसका पेंडिंग अमाउंट कितना है, ओरिजिनल बिल अमाउंट कितना था। हो सकता है कि पेंडिंग अमाउंट 15,000 और ओरिजिनल बिल अमाउंट हमारा 25,000 हो और उसकी ड्यू डेट कितनी थी। 17/3 इसने ले ली क्योंकि 15/2 का डाला है, 30 दिन का उधार है तो इसने 17/3 ले लिया उसके हिसाब से ड्यू डेट। आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ओके करने पर सेव दिस मास्टर का ऑप्शन आएगा और ओके करने पर ये मास्टर सेव हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी अकाउंट बनाना चाहें, मल्टीपल अकाउंट इसमें बना सकते हैं। किस अकाउंट बनाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी अकाउंट को मॉडिफाई करना है तो यहीं पर जाकर आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो वो डिटेल खुल जाएगी जो आपने डाली हुई है और यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से लिस्ट के अंदर उसकी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी मास्टर्स आपके बने हुए वो लिस्ट यहाँ पर खुल जाती है। जैसे हमने अकाउंट बनाया इसी तरह से एक मास्टर होता है आइटम। कभी भी हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और बिलिंग करनी है तो हमारे पास पार्टी का अकाउंट मास्टर और आइटम मास्टर, ये दो मास्टर होने मैंडेटरी होते हैं। तो आज के डेमो में मैं इन्हीं दो मास्टर्स को इंक्लूड करूँगा। इसके अंदर आइटम मास्टर में भी वैसे ही ऑप्शन आ रहा है जैसे अकाउंट में आ रहा था, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड का मतलब नई आइटम बनानी है, मॉडिफाई का मतलब आइटम को चेंज करना है और लिस्ट का मतलब आइटम की लिस्ट देखनी है। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जैसे अकाउंट मास्टर ऐड करते थे वैसे ही आइटम मास्टर ऐड करने की स्क्रीन खुल गई है। यहाँ पर आइटम का नाम पूछ रहा है, हमने जैसे आइटम ए कर दिया। अगर आप इसको कोई कोड देना चाहो तो दे सकते हो, कोड नहीं देना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। आगे प्रिंट नेम आ गया और ग्रुप आ गया। ग्रुप का मतलब ये होता है कि कैटेगरी की, ये आइटम किस कैटेगरी की है। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, आप वहाँ पे सैमसंग का भी सामान रखते हैं, आप किसी और कंपनी का भी, सोनी का भी सामान रखते हैं, तो आप उसके ग्रुप अलग अलग डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप को यहीं पर क्रिएट करना चाहें तो F3 करके ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज डिफॉल्ट ग्रुप आप जनरल डाल सकते हैं। आगे टैक्स कैटेगरी आ गई कि इस आइटम के ऊपर कितना टैक्स है, 5% है, 8% है या कितना परसेंट है। अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट खुल जाती है। आप जो GST की परसेंटेज आपके आइटम के ऊपर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने GST 18% सेलेक्ट कर लिया। HSN कोड के अंदर हम इसका GST के हिसाब से HSN कोड बताते हैं। ये 4 डिजिट का या 6 डिजिट का या 8 डिजिट का आप खुद मेंशन कर सकते हो और आप चाहें तो उसको वैलिडेट भी कर सकते हो। आगे इसका यूनिट का ऑप्शन आता है कि ये जो आइटम है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या चीज़ है। ये आइटम पीसीज में होती है, केजीज में होती है, डजन में होती है, आप वो मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने पीसेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसका ओपनिंग स्टॉक पूछ रहा है। अगर हमारी इस आइटम का कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास इसके 1000 पीस पड़े हुए हैं तो हमने 1000 पीस डाल दिया। और वैल्यू, अगर 1000 पीस पड़े हुए तो कितनी वैल्यू के पड़े हुए हैं, अगर आप डालना चाहें तो वो वैल्यू भी यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, सब यूनिट, 3 तरह के यूनिट होते हैं। 3 यूनिट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई आइटम बॉक्स में भी आती है, पीसेज में भी आती है, तो हम उसके लिए अल्टरनेट यूनिट कन्फिगरेशन में ऑन कर लेंगे। कई बार कोई आइटम होती है वो एक बड़ा कार्टन है, कार्टन के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पीसेज होते हैं, तो 3 यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट और सब यूनिट, 3 तरह के यूनिट बताए गए हैं। फिलहाल क्योंकि मैंने इसको बेसिक लेवल का डेमो रखा हुआ है और उसके अंदर मेन यूनिट ही अवेलेबल होता है, तो मैंने उसी वे में इसको डेमो को रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम F2 करेंगे तो हम अगली टैब पर आ जाएंगे जो कि प्राइस इंफॉर्मेशन की टैब है। हमने यूनिट से रिलेटेड डिटेल्स पहले डाल दी, फर्स्ट टैब में डाल दी।
सेकंड टैब में हम बताएंगे कि इस आइटम का प्राइस कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसका सेल प्राइस 1800 डाल दिया, परचेज प्राइस मान लीजिए इसका 1200 है, MRP इसका मान लीजिए 2400 है। मिनिमम सेल प्राइस अगर आप मेंशन करना चाहिए कि इससे कम नहीं बिकना चाहिए तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो छोड़ सकते हैं। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस होता है कि अगर आप इस आइटम की वैल्यूएशन किस अमाउंट में करना चाहिए, किस प्राइस में करना चाहिए, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप 0 भी छोड़ सकते हो। अगर जो आपने प्राइस डाला है ये टैक्स इंक्लूसिव है तो आप यहाँ यस कर देंगे। नेक्स्ट टैब जो है वो डिस्काउंट एंड मार्कअप की टैब है। अगर आप इसके अंदर डिस्काउंट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हमारे यहाँ पे कंपाउंड डिस्काउंट चलता है। कंपाउंड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आप एक ही आइटम में मल्टीपल डिस्काउंट दे सकते हो। जैसे आप कोई आइटम है उसके ऊपर 2% एक डिस्काउंट देना चाहते हो, 3% का कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हो, 5% का कोई और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिलहाल मैंने जैसे 2% जमा 3% ऐसे ही कुछ आइडिया से डाल दिया है। इसके बाद डिस्काउंट स्ट्रक्चर का ऑप्शन होता है, यस करना है या नहीं करना। इसमें अलग अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर बने होते हैं कि आपका डिस्काउंट जो आप देना चाहते हो वो प्राइस के ऊपर परसेंटेज में देना चाहते हो, या MRP पे कैलकुलेट करना चाहते हो, या पर पीस कैलकुलेट करना चाहते हो, या एब्सोल्यूट अमाउंट है उसका। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। अगर आप इसको नो करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट परसेंटेज में लेता है जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है। इसी तरह से परचेज के ऊपर भी अगर आप डिस्काउंट मेंशन करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इसमें भी सेम, अगर हम नेक्स्ट टैब पे जाएंगे तो F2 होगा, बैक टैब पे जाएंगे तो F1 होगा। इसके बाद एडवांस फीचर्स की टैब आ जाती है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर डिफ़ॉल्ट हम इसको अभी फ़िलहाल F2 करके आगे चलते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन की है। अगर आप आइटम ए का कुछ भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास 10 रोज होती है, आप इसमें कुछ भी डिटेल्स 10 रोज में डिस्क्रिप्शन की डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल फील्ड है, आइटम की इमेज है, मल्टीपल एलियाज हैं, कैटेगरीज हैं, डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। फिलहाल जो, क्योंकि हम एक बेसिक लेवल का डेमो दे रहे हैं तो इसको हम सेव कर देते हैं, हम बाकी चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सेव करते ही हमारी ये आइटम बन गई। अभी हमने देख लिया अकाउंट भी कैसे बनाते हैं और आइटम कैसे बनाते हैं। आइटम के अंदर मॉडिफाई करना चाहे तो यहाँ जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हो। जो आइटम हमने बनाई थी वो मॉडिफिकेशन मोड में खुल गई है। इसी तरह से लिस्ट देखना चाहे तो लिस्ट देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सिंपल वे में आप अकाउंट और आइटम्स अपनी बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। ट्रांजेक्शन में हमारा ये जो मॉड्यूल है, डिलीवरी नोट मतलब कि चालान काट सकते हो, सेल का मतलब आप बिल काट सकते हो, सेल रिटर्न का मतलब कोई बेचा हुआ माल अगर वापसी आ जाए तो उसकी एंट्री कर सकते हो। ये हमारा परचेज का मॉड्यूल है। सबसे पहले MRN है। MRN का मतलब कि आप चालान पे माल रिसीव कर सकते हो। परचेज का मतलब आप उसकी परचेज डालेंगे। परचेज रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ माल वापसी अगर करना चाहे तो परचेज रिटर्न का ऑप्शन यूज होगा। इसके नीचे हमारा ये अकाउंटिंग पार्ट है जिसके अंदर हमारी रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग वॉचर्स होते हैं। कुछ और वॉचर हैं जैसे स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जर्नल, जो इन्वेंट्री से रिलेटेड वॉचर है। फिलहाल हम जो सबसे पहले एक काम करेंगे ट्रांजेक्शन के अंदर, हम एक सेल डाल के देखते हैं कि सेल कैसे डलती है। इसके जब जैसे हमने सेल पे एंट्री किया, इसमें भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड, मॉडिफाई या लिस्ट, कि नया सेल ऐड करना है या चेंज करना है या लिस्ट देखनी है। ऐड करेंगे तो हमारे सामने एक स्क्रीन खुल जाती है जिसे हम सेल की स्क्रीन कहते हैं। ये हमारी सेल की इनपुट स्क्रीन है। इस स्क्रीन के 3 पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट जिसको हम ऊपर का हेडर कहते हैं, जिसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं डेट का बिल है, बिल नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है और कितने % वाली सेल है। उसके बाद नीचे आइटम की डिटेल्स डलती हैं जिसको हम बॉडी पार्ट कहते हैं। बॉडी पार्ट में आइटम, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस चलता है। और नीचे का जो पार्ट है वो बिल सन्ड्री पार्ट है जिसके अंदर कोई GST लगाना चाहे, कोई डिस्काउंट लगाना चाहे, कोई फ्रेट लगाना चाहे, तो ये डिफरेंट तरह के ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। अब जैसे हम इसको इनवॉइस को ऐड करेंगे, सबसे पहला फील्ड है डेट, कि किस डेट को हम बिल बना रहे हैं। उसके बाद आगे आ गया लोकेशन, कि हम किस लोकेशन से मटेरियल को उठा के दे रहे हैं। हम डॉलर के अंदर आप मल्टी लोकेशन स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद पार्टी आ गई। अभी जितनी भी पार्टीज है वो लिस्ट में आ चुकी है। अगर आपकी पार्टी कोई लिस्ट में नहीं है और आपके पास नई पार्टी आ चुकी है तो आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हो। आप क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट F3 भी यूज कर सकते हो, Alt C भी यूज कर सकते हो। फिलहाल क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पार्टी क्रिएटेड है, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेल टाइप का ऑप्शन है कि जो आप बिल बना रहे हो वो किस टाइप की सेल है। अगर IGST है तो हम इस पर IGST लगाएंगे, अगर LGST है तो L लिखेंगे।
लोकल है, तो आगे पूछा है कि 12 है, 18 है, 28 है, 5 है, या एक ही बिल में अगर डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं आइटम वाइज या मल्टी रेट, डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। अगर एग्जेम्प्टेड बिल है तो एग्जेम्प्टेड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं LGST 18% सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नरेशन है, अगर आप बिल में कोई रिमार्क मेंशन करना चाहें। उसके बाद हम आइटम की लिस्ट आ जाती है, एंटर करते ही जो आइटम हम सेलेक्ट करना चाहें उस आइटम के ऊपर एंटर आ गया। आगे क्वांटिटी आ गई कि कितनी क्वांटिटी हम बेच रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे जैसे ही हमने आइटम सेलेक्ट की तो वो दिखा भी रहा है कि इसका करंट स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। 1000 पीस पड़ा हुआ और हमने 10 पीस सेल कर दिया। जो रेट हमारा मास्टर में डला हुआ था वो उठ के आ चुका है। अगर आप इसको यहाँ पर कस्टमर स्पेसिफिक चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। हमने जैसे चेंज कर दिया, इस तरह से आप जितनी भी आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका आइटम का पार्ट पूरा हो जाएगा तो हम F2 सेलेक्ट करेंगे। F2 का मतलब होता है डन। जैसे ही हमने डन किया तो वो बिल सन्ड्री पर आ गया। यहाँ पर हम एंटर करके कोई भी, ये पूरी बिल सन्ड्रीज की लिस्ट आ जाती है, तो हम बिल सन्ड्रीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट से सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ F4। F4 से इस बिल में जितने भी टैक्सेस लगने होते हैं वो अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद अगर आप बिल को सेव करना चाहें तो F2 या फिर सीधा सेव बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही सेव करने से पहले इसने देखा कि इस पार्टी का बिल बाय बिल डिटेल ड्यू हो जाएगी। अब क्योंकि ये बिल 1/4 को हम बना रहे हैं तो उसने अपने आप 30 दिन का ड्यू डेट हमने पार्टी के मास्टर में डाला हुआ था, तो ड्यू डेट 1/5 ले ली है। अगर आप इन ड्यू डेट्स को चेंज करना चाहो, आप दिन कम या ज़्यादा करना चाहो कस्टमर स्पेसिफिक इस बिल के लिए, तो हम यहाँ पर F5 यूज़ करेंगे। तो आगे वो पूछा कि कितने दिन क्रेडिट डेज देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 15, तो उसने अपने आप 1/4 की जो बिल डेट थी उसके अकॉर्डिंगली 16/4 ड्यू डेट बना दी। ओके किया तो ये सेव कर हो गया बिल, और सेव करते ही ये हमें प्रिंटिंग के लिए पूछेगा। अभी फिलहाल मैं प्रिंट ना करके इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम प्रिंट या प्रीव्यू करते हैं तो हमसे ये कन्फिग्रेशन करने के लिए करता है कि आपको इनवॉइस किस तरह का चाहिए। फिलहाल हम उसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सेव का बटन प्रेस कर देते हैं, तो हमारे वो कन्फिग्रेशन सेव हो गया। और ये देखिए हमारा इनवॉइस का प्रीव्यू आ गया। जिस पार्टी का हम बिल बना रहे हैं उसकी डिटेल्स आ गई, और क्या आइटम ली है, उसका HSN क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है। नीचे की अगर बात करें तो ये नीचे उस पर टैक्सेस लग गए, और पूरा बिल का एक फॉर्मेट डिज़ाइन हो गया, जिसको आप यहाँ से PDF भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। अब नॉर्मली मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब आप बिल बनाते हो तो उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि आप उस बिल को अपने डे बुक में पोस्ट करते हो, फिर लेजर्स में पोस्ट करते हो, फिर उसके बेसिस पे रिटर्न्स बनाते हो। जबकि कंप्यूटर अकाउंटिंग इस तरह से होती है कि जैसे ही आपने बिल बनाया आपका सारा काम खत्म हो गया। ये जो बिल बना आपका, इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ इफेक्ट जाने चाहिए थे, जैसे हम अगर अकाउंटिंग बुक की बात करें, जैसे पार्टी की लेजर है, तो ये देखिए पार्टी की लेजर क्रिएट हो गई कि इस पार्टी को हमने 1/4/2023 को सेल काटी है 20,650 रुपये की। जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे तो ये इस बिल को यहीं पे मॉडिफिकेशन मोड पे खोल देगा। तो एक तरह से ये हम रिपोर्टिंग्स को चेक कर रहे हैं कि जो हमने एक ट्रांजेक्शन डाली थी उसकी क्या क्या रिपोर्टिंग बनी। अगर हम अपनी डे बुक को चेक करना चाहें तो ओके करेंगे तो ये डे बुक खुल गई हमारी कि ABC कंपनी का डेबिट इतना था, क्रेडिट सेल का अकाउंट है, GST का अकाउंट है, जो भी वैल्यू जहाँ जहाँ जिस अकाउंट में जानी चाहिए थी वो अकाउंट में चली गई है। इसके अलावा जैसे हम GST की रिपोर्ट देखना चाहें तो GST की समरी देखना चाहें तो ये GST की समरी बन चुकी है कि हमारा इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, क्योंकि हमने सिर्फ एक बिल काटा है तो आउटपुट की वैल्यूज आ गई। सब वैल्यूज अपने आप अपनी अपनी जगह पे CGST, UTGST वगैरह में सब जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप GST की रिटर्न्स की बात करें, IFF है, GSTR 1 है, GSTR 2 है, 3B है, ये सब रिटर्न्स भी अपने आप तैयार हो जाती है। इसमें आपको मैनुअली कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में आप जाएंगे तो आपका स्टॉक मैनेज हो जाता है। स्टॉक स्टेटस में अगर हम जाएंगे तो ये देखिए ये हमें दिखा रहा है कि आइटम एक हमारे पास 990 पीस पड़े हुए हैं। उस पर एंटर करेंगे तो फर्दर दिखा दिया इसने मेन स्टोर में पड़े हुए हैं। उस पर एंटर करेंगे तो ये दिखा दिया कि इसने 1000 पीस हमारे पास ओपनिंग थे, 10 पीस हमने आउट किए, तो 990 हमारे पास बैलेंस रह गया है। इस तरह से आप ड्रिल डाउन करते हुए लास्ट वॉचर तक जा सकते हो। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, ये 1000 ऑफ रिपोर्ट्स इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे अभी हमने एक सेल की एंट्री डाली, अगर आप इस सेल की एंट्री को डालना सीख चुके हो तो आपको हमारा 70-80% सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, क्योंकि जैसे हमने सेल की एंट्री एक डाली थी, मैं इसको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये हेडर है, ये बॉडी है, ये फुटर है, कोई भी पर्सन जो कच्ची पर्ची बना सकता है इसको चला सकता है और उसको बड़ी इजीली ये सब सिस्टम समझ में आ जाता है। अगर आप
आपको ये समझ में आ गया तो हमारी सारी एंट्रीज इसी तरह से डलेंगी, सेल भी इसी तरह से डलेगी, परचेज भी इसी तरह से डलेगी, सब स्क्रीन सेम है, एक जैसे इनपुट होता है और ऊपर पर वॉचर का टाइप चेंज हो जाता है। जैसे ये अब हमारी इन्वेंट्री की वॉचर से, अब मैं आपको एक अकाउंटिंग वॉचर दिखाता हूँ। जैसे रिसिप्ट की एंट्री आप करना चाहें, ऐड मॉडिफाई एंड लिस्ट, यहाँ पर अगर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो आगे डेट आ गई कि इस डेट को रिसिप्ट हुई है, हमने वो डेट डाल दी। उसके बाद क्रेडिट, ये क्रेडिट डेबिट अपने आप ले लेता है, अगर हम रिसिप्ट डाल रहे हैं तो क्रेडिट ले लिया, पेमेंट डालेंगे तो अपने आप डेबिट ले लेगा। किस पार्टी से पेमेंट आई है, हमने एंट्री किया तो एबीसी पार्टी थी जिसको हमने बिल दिया था, मान लीजिए उससे हमें 10,000 रुपीज़ आए हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे वो पूछा कि किस बिल के अगेंस्ट आए हैं, क्योंकि हमने उससे ओपनिंग भी लेना था और बिल नंबर 1 भी, वो दोनों लिस्ट में दिखा रहे हैं। हमने इसको एडजस्ट कर दिया कि ओपनिंग में से 10,000 रुपीज़ आए हैं, ओके किया। आगे कैश आए हैं या चेक के थ्रू आए हैं, चेक के थ्रू आए तो हम यहाँ पे F3 करके अपने बैंक का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने HDFC बैंक क्रिएट कर दिया और नरेशन में मैं उसका चेक नंबर लिख लूँगा और सेव कर दूंगा। इस तरह से हमारी रिसिप्ट की एंट्रीज डल जाती है। और जो एंट्री यहाँ पे डल रही है, अगर हम पार्टी की लेजर को मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर वो सारी एंट्रीज डाल जा रही है। ओपनिंग हमारा 15,000 था, 20,650 का हमने बिल बनाया, 10,000 उसमें से रिसिप्ट आ गया, तो 25,650 रुपये हमने उससे लेने हैं। और अगर आप इसकी आउटस्टैंडिंग देखना चाहें, बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग देखना चाहें तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स में जाएंगे, बिल रिसीवेबल की बात करेंगे। जैसे एबीसी कंपनी का देखना है हमने, ओके करेंगे तो ये दिखा दिया इसने कि 101 नंबर बिल था 15,000 का, जिसमें से 5,000 रुपये आ चुका है। फिर एक नंबर बिल कटा है 1/4 को 20,650 का, जो पूरा का पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, और आगे ये इसके ड्यू डेज भी दिखा रहा है कि कितने ड्यू डेज ओवर हो चुके हैं। माइनस का मतलब ये है कि इतने ड्यू होने में अभी इतने डेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर में हम मास्टर्स में मास्टर्स क्रिएट करते हैं, ट्रांजेक्शन में एंट्रीज करते हैं और रिपोर्टिंग में इसकी रिपोर्ट्स देखते हैं। जब हम इस कंपनी को क्लोज करना चाहें, जब हमारा काम खत्म हो गया तो हम कंपनी पे क्लोज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इस पर एग्जिट करके सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको दिखाया कि डॉलर ERP का एक बेसिक डेमो, कि एक बेसिक लेवल पे डॉलर ERP को कैसे मेंटेन करते हैं। हमारा मानना है कि जो बंदा एक कच्ची बच्ची बना सकता है, जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, वो भी डॉलर ERP को बड़ी आसानी से चला सकता है। बड़ा इजी टू यूज़ सिस्टम है और आप इसको यूज़ कीजिए। और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप हमसे शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।